जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे कब्जा किया और ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव को कैसे अंजाम दिया तथा पाकिस्तान के जवान जो आकर के अपने कायदे आजम बंकर को कब्जा कर लिए थे उसे कैसे भारतीय सेना ने छुड़ाया। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, यह है सियाचिन ग्लेशियर। आपको देखने में यह छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस सियाचिन ग्लेशियर को हम बड़ा करके यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए ध्यान से, सियाचिन ग्लेशियर जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक दर्रा है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। यह दर्रा चीन के लिए रास्ता देता है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके सबसे निचली एरिया को यंजे 9842 यानी यंजे 9842 कहते हैं, यंजे 9842 कहते हैं। इसके आगे एक ग्लेशियर है जिसे ग्योनला कहते हैं। ला का मतलब होता है दर्रा, यानी दो पहाड़ों के बीच का पतले रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा। ठीक है, यह ग्योनला यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ग्लेशियर है ग्योनला। ठीक है, इसके आगे है बिलाफोर्डला और साल्टेरो रेंज। ध्यान से समझिएगा, भारतीय सेना जो कब्जा करना चाहती थी वह साल्टेरो रेंज पर कब्जा करना चाहती थी। अभी आगे बताएंगे कि क्यों कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद सियाला पर कब्जा करना चाहती थी तथा फिर लास्ट में जाकर इंदिरा कोल पर कब्जा कर ली होती। अब ध्यान से समझिए कि सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, तो भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट यह क्यों था और आज भी है। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा नहीं किए होते तो पाकिस्तान, यहाँ पर है POK और यहाँ पर है COK, यानी जिसे चाइना अक्साई चीन कहता है, और पाकिस्तान का POK जो कब्जा करके रखे हैं सब, ये दोनों सीधे सीधे मिल जाते, एकदम सीधे सीधे मिल जाते। तो दोनों हमारे दुश्मन सीधे सीधे आपस में मिल जाते। इस वजह से भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक, अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए, 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि की गई, कराची की संधि। ठीक है, कराची के समझौते में हुआ क्या चीज़ कि उस समझौते में सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया। जब कोई चर्चा नहीं किया गया तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। देखिए कैसे, 1977-78 के दौरान पाकिस्तान ने क्या किया कि उसने यूरोप से लोगों को बुलाया और उस सियाचिन ग्लेशियर पर भेजने के लिए अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार किया, कागजात तैयार किया और सियाचिन ग्लेशियर पर भेजना चाहता था। क्योंकि जब भारत सियाचिन ग्लेशियर पर अपना दावा ठोकेगा तब पाकिस्तान यह कागजात दिखाएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वह पाकिस्तान का है। ठीक, इसलिए पाकिस्तान ऐसा करना चाहता था। अब भारत इस चीज़ को समझने में 1978 में इस बात को भारत समझ गया। तब भारतीय सेना ने सोचा कि अगर यह सियाचिन ग्लेशियर हमारे हाथ से निकल गया तो इन दोनों पर जब हम भविष्य में कब्जा, अब जब POK को वापस लाना चाहेंगे या COK को वापस लाना चाहेंगे तो इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी है, हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म। तब भारतीय सेना ने क्या किया, सोचा कि हमें इस पर कब्जा करना बहुत ही ज़रूरी है। तब भारतीय सेना ने यह सोच लिया था कि हम इस पर कब्जा करेंगे और गर्मी का दिन दिया गया कि गर्मी के दिनों में हम इस पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए, वहाँ पर चढ़ना या उस पर युद्ध करना बहुत खतरनाक था, इसलिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है और उस सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने जाकर कब्जा कर लिया। ठीक है, समझिए कैसे कब्जा किया, उस समय की स्थिति क्या थी उसे समझिए। जो सियाचिन ग्लेशियर है उस ग्लेशियर पर डे 35 फीट स्नोफॉल होता है, यानी 35 फीट बर्फ़ गिरता है। अगर 5 फीट का आदमी खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर 35 फीट बर्फ़ लद जाएगा, आदमी मर जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस रहता है। -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में शरीर में ब्लड जम जाएंगे और उन अंगों को काट काट करके निकालना पड़ेगा। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में भारतीय सेना 6000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ाई करके गई थी और इसी वीर गाथा को सुनने के लिए दुनिया कायल रहती है कि यह किसी के बस की बात नहीं थी, केवल भारत के वीर रणबांकुरों के बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं थी। अब समझिए, इस खतरनाक सी सियाचिन ग्लेशियर पर जाने से पहले भारतीय सेना को तैयारी करना था।
इसलिए कि उतनी ज़्यादा ठंड को सह पाना नॉर्मल कपड़ों की बस की बात थी ही नहीं। इसके लिए स्पेशल तरह के कपड़े इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है। वह जो कपड़े थे वह भारत में नहीं मिलते थे, तो हमें यूरोप से लेना था। भारतीय सेना पहले ही मूड बना चुकी है कि हमें क्या करना है, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना है, ठीक है। तो भारतीय सेना कहाँ गई, नॉर्वे गई, कि हम लोग गर्मी के दिनों में जब उस पर आक्रमण करेंगे यानी उस पर कब्जा करने जाएंगे तो हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारतीय सेना उसका आर्डर देने के लिए कहाँ गई, नॉर्वे। जब नॉर्वे भारतीय सेना पहुंची आर्डर देने, और जिस कंपनी को आर्डर दे रही थी उस कंपनी ने आर्डर लेने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि हमारे पास इस कपड़े की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम 2 साल तक किसी भी देश को कपड़े दे ही नहीं सकते। हम आपको दूसरी कंपनी बता दे रहे हैं, आप जाइए वहाँ से कपड़ा ले लीजिएगा, ठीक। तब भारतीय सेना ने सोचा कि आखिर इतने कपड़े की ज़रूरत किसे है। तो उसने पूछा, भारतीय सेना के जवानों ने पूछा कि इतने कपड़े किस देश के लिए आप बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए। और भारतीय सेना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि हम जिस कपड़ों को अभी आए हैं आर्डर देने, वो पाकिस्तान पहले से दे के बैठल है। अब भारतीय सेना वहाँ से वापस आई, और ये भारतीय सेना के 2 खतरनाक अधिकारी ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नगेंद्र कुमार गिर ने, उन्होंने भारत के जवानों को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोगों को इन्हीं कपड़ों में वहाँ पर जाना होगा। जो वेल कपड़े, जो अच्छे कपड़े नहीं थे, उतना ठंडा को झेलने के लिए, ठीक है। तो भारतीय सेना के उन दोनों अधिकारियों ने अपने भारत की सेना के सिपाहियों को, ये जवानों को बुलाया और भारतीय जवानों से कहा कि अब आप लोगों को इस मिट्टी के लिए बलिदान देने का समय आ गया है। आप लोगों को इन्हीं कपड़ों में, अब जो अच्छे कपड़े नहीं है, उस ठंडी को झेलने के लिए वहाँ पर जाना होगा। अगर आज नहीं गए, 2 महीने बाद जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, ठीक। अगर आज हम पहले पहुंचकर उस ग्लेशियर पर अगर कब्जा कर लेंगे तो हमारा कब्जा हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तब भारत के जवानों ने, उन वीर रणबांकुरों ने खड़ा हुआ और उन वीर रणबांकुरों ने कहा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान ना समझ बुझ दिल इनको, इन लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको गम यहाँ, या मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि इस गर्दन ने बगावत कर दी है, इस गर्दन ने बगावत कर दी है। अब वहाँ पर भारतीय सेना के जवानों के जुनून को देखकर उन दोनों अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि आप लोगों को चढ़ाई करना है, लेकिन एक सख्त आदेश दिया कि आप लोग कभी भी वहाँ पर जाते समय अपना रेडियो सिग्नल चालू नहीं करेंगे। अगर रेडियो सिग्नल चालू कर दिए तो उन पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि हमारी लोकेशन क्या है, ठीक। जब भारतीय सेना चढ़ाई स्टार्ट की, 6000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था उस बर्फबारी में। उस बर्फबारी में अगर नॉर्मल आदमी 6 किलोमीटर चले तो हालत ख़राब हो जाती है। उस 6000 मीटर की बर्फबारी में तथा प्रकृति से लड़ते हुए चढ़ना आसान नहीं था, बहुत खतरनाक थी। जिसके शरीर में ब्लड जम जाए तो उसे काट कर निकालना पड़ता है, ठीक है। उस खतरनाक स्थिति में भारतीय सेना उस पर चढ़ाई स्टार्ट की, और उस निर्देश को मानते मानते एकदम लास्ट आ गया जब भारतीय सेना का जो रेडियो ऑपरेटर था, उसके उस समय चढ़ाई करते समय बीमारी हो जाती थी जिसे पल्मोनरी ओटिमा कहते हैं। और उस बीमारी में होता क्या था कि फेफड़े सूख जाते थे तथा उसमें पानी भर जाता था। अब वो बीमारी, पल्मोनरी ओटिमा बीमारी, वो जो रेडियो सिग्नल को, जो रेडियो ऑपरेटर था उसी सिपाही को हो गई। जब उस सिपाही को यह बीमारी हो गई तथा जो भारतीय सेना का एक और जवान था जिसको इतनी ज़्यादा ये बीमारी हो गई, उसके फेफड़े में बहुत ज़्यादा पानी भर गया और वह मर गया। 2 दिनों तक भारतीय सेना उनके मिट्टी यानी उनके लाश को, उस वीर गति प्राप्त किए हुए जवान को अपने साथ लेकर रही थी। अब भारतीय सेना ने सोच लिया कि अब हम रेडियो सिग्नल ऑन करेंगे, पाकिस्तानियों में देखते हैं कितना दम है, आकर हमसे लड़ ले। और भारतीय सेना ने रेडियो सिग्नल ऑन किया तथा भारत में लोगों से, भारतीय सेना के जवानों से कांटेक्ट किया तथा भारत से चेतक हेलीकॉप्टर तथा चीता हेलीकॉप्टर ने ले जा करके उन्हें रसद सामग्री पहुंचाया, ठीक है। अब भारतीय सेना एक गलती कर चुकी थी
कि भारतीय सेना ने जिस गलती को मना किया गया था उस गलती को कर चुकी थी। जब भारतीय सेना ने रेडियो सिग्नल ऑन किया, पूरी पाकिस्तान की सेना यह समझ चुकी थी कि भारतीय सेना चढ़ाई कर ली है। अब पाकिस्तान के पास नॉर्वे से वेल ट्रेंड कपड़े, खतरनाक, उनके पास रसद सामग्री हर चीज़ थी और भारतीय सेना के पास कपड़े की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। और उस ठंडी में भारतीय सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और पाकिस्तान उन कपड़ों में अपने 26 जवानों को भेजा कि जाओ सियाचिन पर कब्जा करो। लेकिन भारतीय जवान उनसे पहले वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब भारतीय जवान वहाँ पहुँच चुके थे तो वहाँ पर जिस बंकर में रहते थे उस बंकर में से एक जवान बाहर ड्यूटी देता था तथा और जवान अंदर रहते थे ताकि ठंडा कम लगे। ठीक है, अब हुआ क्या चीज़, पाकिस्तान 26 जवानों को अपने भेज दिया। ठीक, और वेल इक्विपमेंट तथा हर एक कपड़े के साथ एकदम खतरनाक लड़ने की स्थिति में वो आए थे। ठीक है, जब वो आए तो भारत के वीर जवान लांस नायक चंचल उस समय बाहर ड्यूटी दे रहे थे और जवान भारत के अंदर बंकर में सो रहे थे। जब लांस नायक चंचल ने पाकिस्तान की तरफ हलचल देखा तो उन्होंने तुरंत गोली चलाना स्टार्ट किया। अगर 5 मिनट की भी देरी हुई होती तो उन जवानों ने आकर हमारे सोए हुए जवानों को मार दिए होते। ठीक है, तब पाकिस्तानियों पर जब गोली चलाना लांस नायक चंचल ने स्टार्ट किया तो इन गोली की आवाज़ों को सुनकर हमारे जवान जग चुके थे और उन्होंने जब जग चुके थे जवान तो नींद कहाँ, तो नींद गायब, हर चीज़ गायब। अब भारतीय जवान क्या किए, निकले बाहर। तब तक जो लांस नायक चंचल थे उन्हें एकदम हेड शॉट मारा गया था और उनके गोली आकर सीधे एकदम ब्रेन में आकर लगी थी यहाँ पर और उनको हेड शॉट की वजह से मृत्यु हो गई थी। और भारतीय सेना के अब जवान लड़ाई करना स्टार्ट किए। जब लड़ाई करना स्टार्ट किए तब उन 26 जवान को मार के गिरा दिए और जब 26 जवान को मार के गिरा दिए और भारतीय सेना के पास कपड़े की कमी थी, उन सभी को क्या किए, नंगा कर दिए और उनका कपड़ा अपने पहन लिए। जब अपने उनका कपड़ा पहन लिए तो भारत के जो पाकिस्तान के बकलोल बैठे थे सब अधिकारी, वो सब हेलीकॉप्टर से मुआयना कर रहे हैं सब कि जाओ देखो हमारी सेना गई है, आराम ड्यूटी कर रही है कि नहीं। और उनके कपड़े को कौन पहना था, भारत के सैनिक। जब भारतीय सैनिक उन कपड़ों को पहन लिए थे तो वो सब जब आए तो वो सब सोचे कि हाँ एक नंबर ड्यूटी कर रहे हैं सब, हमारे सेना के जवान आ गए हैं सब। तो वो सब और ही का किए, सब अपन यहाँ से कपड़ा वपड़ा लिए और लाकर गिरा दिए हुए। अब भारतीय सेना के पास कमी किस चीज़ की थी, कपड़े की, और वो कपड़े अब पाकिस्तान ने खुद दे दिया गलती से लाकर। जब पाकिस्तान उन कपड़ों को दे दिया, भारतीय सेना एकदम मजबूती से वहाँ कब्जा कर चुकी थी। तब अब जब कपड़ों की कमी किल्लत ख़त्म हुई तब वह सेना अब आगे बढ़ना स्टार्ट की और वो वहाँ के ग्योनला पर, सबसे पहले ग्योनला पर कब्जा की, उसके बाद बीला फोडला पर कब्जा की। जब बीला फोडला पर कब्जा कर ली तो वहाँ कब्जा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बीलो फोडला से साल्टेरो रेंज बहुत ही नज़दीक थी और साल्टेरो रेंज पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी है साल्टेरो रेंज और इस साल्टेरो रेंज पर अगर कब्जा हो गया तो पूरब में चाइना और पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों पर खूब बढ़िया से नज़र रखा जा सकता था। जब भारत ने साल्टेरो रेंज पर कब्जा कर लिया उसके बाद भारतीय सेना अब सियाला के तरफ बढ़ी और सियाला पर जाकर कब्जा किया तथा सियाला से अब इंदिरा पॉइंट पर कब्जा करना बहुत ही आसान था। इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कोल है। यहाँ तक अब भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। अब पाकिस्तान का किया, अब वो आक्रमण करना पीछे से स्टार्ट किया। चोर है ना, चुट्टा है, पीछे से आक्रमण करना स्टार्ट किया। तो 1987 में आक्रमण किया और ये भारत का कायदे आजम बंकर पर कब्जा कर लिया। जब उस पर कब्जा किया तो उसका वो नाम रखा कायदे आजम। अब भारतीय सेना के पंजाबी जवान सरदार बांका सिंह ये एकदम से गुस्से से लाल हो गए और इन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम इस सेना की टुकड़ी को लीड करेंगे और उस कायदे आजम को छुड़ा कर भारत को देंगे। अब देखिए हुआ क्या चीज़, बांका सिंह अपने सेना के जवानों के साथ गए और उस कायदे आजम को सभी के बंकरों में घुस कर गोली मारा
और उसके बाद उस कायदे आजम बंकर को कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना खुश होकर के उस बंकर कायदे आजम का नाम बदल करके उस बंकर कायदे आजम का नाम बदल करके बांका सिंह बंकर नाम रख दिया। और उसी सेना के जवान बंकर सिंह के नाम पर वह सबसे ऊंचा बंकर उस सियाचिन ग्लेशियर पर आज भी है, और भारतीय सेना आज भी वहाँ पर तिरंगा गाड़ चुकी है और सियाचिन ग्लेशियर अपना हो गया। नहीं तो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। आई होप आप लोगों को ये सारी हिस्ट्री समझ में आई होगी। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।